चलिएगा, तो आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप हेडिंग डालेंगे चैप्टर है डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग। डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग एक बेसिक और आसान सा चैप्टर हमारा, जो रिलेटेड है किससे? डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग से। देखिएगा, सबसे पहले अपन जरा इसका एक कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। देखो क्या होता है, अगर मान लीजिए ये एक पर्सन है जो एक बिजनेस रन कर रहा है, ये है मिस्टर ए। ओनर ऑफ बिजनेस। ठीक है। अब जब ये अपने बिजनेस को रन करते हैं तो इन्हें कुछ ऐसी असेट्स की जरूरत होती है जिसका यूज करेंगे ये अपने बिजनेस में। नीड्स सम फिक्स्ड asset, needs some fixed asset for regular use but not for sale purpose, not for resale purpose। ध्यान से समझिएगा, ये मिस्टर ए जो एक बिजनेस को रन कर रहे हैं, इन्हें अपने बिजनेस में रेगुलर यूज के लिए कुछ असेट्स चाहिए, जिनका यूज करके या तो ये अपना कोई प्रोडक्ट बनाएंगे, या अपनी कोई सर्विसेज रेंडर करेंगे, या फिर ये उन असेट का यूज अपने बिजनेस को एडमिनिस्ट्रेट करने में करेंगे। लेकिन इनका पर्पस उन असेट को बेचना नहीं होता है। जानते हैं, अगर आप फिक्स्ड असेट की डेफिनेशन को भी ध्यान से देखें तो फिक्स्ड असेट क्या होती हैं? ऐसे रिसोर्सेज जिन पर मेरा कंट्रोल होता है, जो मेरी ओनरशिप में होते हैं, और जिसका यूज, ध्यान से सुनना, जिसका यूज प्रोडक्शन पर्पस या सर्विसेज देने में होता है, या फिर मैं उनके द्वारा अपने बिजनेस का एडमिनिस्ट्रेशन करता हूं, जिनका बेनिफिट मुझे मोर देन 12 मंथ तक मिलता है। यानी इन असेट से मैं जो बेनिफिट कमाऊंगा वो मोर देन 12 मंथ कमाऊंगा। लेकिन इन असेट को रीसेल पर्पस से होल्ड नहीं किया जाता। ऐसी असेट्स को हम क्या बोलते हैं? फिक्स्ड असेट बोलते हैं। यानी अगर मैं आपको एक फिक्स्ड असेट की डेफिनेशन की बात करूं तो फिक्स्ड असेट में कितनी बातें आ गई वो देखना। ऐसी असेट्स या ऐसे रिसोर्सेस जिन पर मेरी ओनरशिप होगी और मेरा कंट्रोल होगा, पॉइंट नंबर 1, ओन्ड एंड कंट्रोल्ड होने चाहिए। पॉइंट नंबर 2, प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट, मुझे वो इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करें फॉर अ पीरियड मोर देन 12 मंथ। वो मुझे 12 महीनों से ज्यादा समय तक क्या प्रोवाइड करेंगे? बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। तीसरा,
held for production of goods, held for rendering of services, or held for administrative purpose but not held for resale purpose। ये डेफिनेशन दी जाती है किसकी? फिक्स्ड असेट की। बताइए क्या डेफिनेशन समझ आई? मैं आपको लिखवा दूंगा अभी चाहे तो बेसिकली ये मिस्टर ए हैं जिनको कुछ फिक्स्ड असेट अपने बिजनेस में चाहिए, जिनका वो अपने बिजनेस में रेगुलर यूज करेगा, लेकिन उनको रीसेल पर्पज से होल्ड नहीं करेगा। बेच सकता है नो डाउट, आगे जाकर मैं फिक्स असेट के बेचने की भी बातें करूंगा, लेकिन इन फिक्स्ड असेट को बेचना मेरा बिजनेस नहीं है। आप समझ रहे हो? मैं इसलिए इन असेट को नहीं ले रहा हूं कि मैं आगे जाकर इनको क्या कर दूंगा? रीसेल कर दूंगा। मे बी पॉसिबल मुझे रीसेल करना पड़ जाए, बट इट इज नॉट ऑब्जेक्ट ऑफ होल्डिंग द असेट। तो आप चाहें तो जरा इस बात को आप लिख सकते हैं एक बार पहले। तो आइए, अगर मैं आपको बोलूं तो लिखेंगे fixed assets means resources owned and controlled। मीन्स के बाद आप चाहो तो ये डॉट लगा दो। तो रिसोर्सेज एंड ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय एंटिटी। फिर दूसरी बात, प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट्स for more than 12 months। provide economic benefits for more than 12 months। फिर लिखो held for production of goods। rendering of services। held for production of goods, comma rendering of services, or for administration purpose, or for administration purpose। held for sale but not ordinary course of business। ये लीजिए, आपको एक डेफिनेशन बता दी मैंने असेट की। फिक्स्ड असेट का बेसिक मतलब होता है कुछ ऐसी बातों को लेकर, ऐसे रिसोर्सेस जो ओन्ड एंड कंट्रोल्ड किए जाएंगे,
इकोनॉमिक बेनिफिट आपको प्रोवाइड करेंगे, जिनको रखने का उद्देश्य जनरली गुड्स का प्रोडक्शन करना, सर्विसेज को रेंडर करना या एडमिनिस्ट्रेटिव होता है। ये हेल्ड फॉर सेल तो हो सकती हैं, बेची जा सकती हैं, लेकिन इनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस बेचने का नहीं होना चाहिए, यानी रीसेल पर्पस से होल्ड नहीं होती हैं ये। हाँ, बेच जरूर सकते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड असेट बोलते हैं। तो बेसिकली मैं बात कर रहा था कि हर बिजनेस को अपने काम को करने के लिए हर एंटिटी को कुछ असेट्स चाहिए, जिनको हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड असेट बोलते हैं। तो मैंने आपको फिक्स्ड असेट की डेफिनेशन समझा दी। आगे बढ़ता हूं, मैं एक एक पॉइंट को लिखवाता भी चलूंगा, समझाता भी चलूंगा, तो बिल्कुल आसानी से आपको वो पॉइंट समझ आएंगे। नाउ अब ये जो रिसोर्सेस या ये जो फिक्स असेट हमने ली हैं, जानते हो इनकी एक लिमिटेड यूजफुल लाइफ होती है। यानी एक लैंड को मैं छोड़ देता हूं, क्योंकि लैंड एक एक्सेप्शन में आता है, लेकिन बाकी जितनी भी फिक्स्ड असेट हमारे पास होती हैं, इन सब की क्या होती है, एक लिमिटेड लाइफ होती है, और हम उस असेट से बेनिफिट उसी लिमिटेड लाइफ के दौरान कमा सकते हैं। तो लिखेंगे पॉइंट नंबर 2 में ये बात डालेंगे, आप लिखें। सर लैंड का क्या बताया आपने? लैंड की लिमिटेड लाइफ नहीं होती है, लैंड जो होती है वो अनलिमिटेड लाइफ पर होती है। इसीलिए आपको याद भी होगा, बचपन से आपके टीचर आपको बताते हैं लैंड पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। तो लिखें, अभी लिखवा दूंगा मैं, तो लिखो फिक्स्ड असेट्स except land. Fixed asset except land have a limited life. Have a limited life and hence benefit of any fixed asset and hence benefit of any fixed asset is to be received over its useful life. लीजिए पॉइंट नंबर 2 भी मेरे हिसाब से अब आपको समझ आया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो भी फिक्स असेट्स आप अपने बिजनेस में लाते हो एक्सेप्ट लैंड, उनकी एक लिमिटेड लाइफ होती है, 5 साल, 10 साल, 4 साल, 2 साल, और वो फिक्स असेट आपको बेनिफिट भी उतने ही सालों तक देती है। आफ्टर दैट पीरियड आपको उस असेट को क्या करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है। ऐसा तो है नहीं ना, मान लो फॉर एग्जांपल मैं आज कोई एसेट लाया, आज मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए फर्नीचर लाया, तो क्या वो अनंत समय तक चलता रहेगा, या कुछ समय बाद वो फर्नीचर खराब हो जाएगा और मुझे अब दोबारा से नया फर्नीचर लाना पड़ेगा। बिल्कुल, उसकी एक लाइफ होगी, हो सकता है वो 5 साल चल जाए, हो सकता है वो 10 साल चल जाए, लेकिन आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड मुझे उसे क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। लिखें, बदल देंगे उसको सर। क्या बोल रहे हो? बदलना पड़ेगा सर उसको। हाँ बिल्कुल बदलना पड़ेगा, जब उसकी एक लाइफ खत्म हो जाएगी तो सर आपको किसी चीज की वैल्यू बढ़ती है। हाँ
देखिए क्या होता है, मैं आपको एक बात बताता हूं, हम जो फिक्स्ड असेट्स की बात कर रहे हैं ना, इनकी वैल्यू लैंड, इसीलिए मैंने एक्सेप्शन में डाल दिया, क्योंकि लैंड में सर एप्रिसिएशन, मैं कह रहा हूँ जब किसी चीज की वैल्यू बढ़ती है सर उसकी। देखिए वैल्यू बढ़ना एक अलग फैक्टर हो गया। नेटवर्क का इशू हो रहा है सर आपके, नहीं सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। यार, वॉइस ब्रेक हो रही है सर आपकी। अब तो आनी चाहिए, 1 मिनट रुको। हाँ जी, अब आ रही है। देखो मैं आपको ये बोल रहा हूं, अगर किसी भी असेट की वैल्यू एप्रिशिएट होती है ना, तो वो एक अलग मार्केट फैक्टर होता है जिसे हम कहते हैं रीवैल्यूएशन। अदरवाइज आप कोई भी फिक्स असेट जो लेकर आओगे ना, उसकी वैल्यू में तो क्या होती जाएगी, कमी होगी। आप जैसे जैसे उसे यूज करोगे, हाँ जी अब देखिएगा, वॉइस अब आ रही है बिल्कुल क्लियर। हाँ, तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि जनरली हम जो असेट लेकर आते हैं, हम जैसे कट रही है सर, अभी भी कट रही है, सर वॉइस कट रही है अभी भी। कट रही है सर अभी भी। हाँ, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जब आप अपने बिजनेस के लिए कोई असेट लाएंगे, तो उस असेट की पक्का पक्का एक लिमिटेड लाइफ होगी, ठीक है, और बेनिफिट भी आपको उसी लाइफ के दौरान मिलेंगे, बेनिफिट्स भी आपको उसी लाइफ के दौरान मिलेंगे। अब अगर किसी असेट की वैल्यू में एप्रिसिएशन होता है, तो वो एक सेपरेट थिंग होती है जिसको कि हम बोलते हैं रीवैल्यूएशन। बट अभी मैं जो बात कर रहा हूं वो समझो, मैं कोई असेट अगर एक बार खरीद रहा हूं, तो उस केस में मैं जैसे जैसे उसे यूज लेता जाऊंगा, मैं वैसे वैसे उसकी जो क्या है बेनिफिट लेता जाऊंगा, वैसे वैसे उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। हर एक असेट की वैल्यू गिरेगी एक्सेप्ट लैंड, ठीक है। आइएगा, जब अपन इसकी बात करेंगे आगे जाकर वो रीवैल्यूएशन वगैरह, तो वो अलग पॉइंट होते हैं कि वैल्यू किन रीजंस की वजह से बढ़ती है। तो अब आप लिखें इसका पॉइंट नंबर नेक्स्ट, लिखें कॉस्ट ऑफ asset, cost of asset should be allocated over the period, ध्यान से सुनना, cost of asset should be allocated over the period of life, and such allocation is known as depreciation. Is known as depreciation। मेरी बात बिल्कुल ध्यान से अब आप सुनोगे। देखो बेसिकली क्या होता है, मैं एक असेट खरीद के ले आया, अब मुझे पता है कि ये असेट 5 सालों तक मुझे बेनिफिट देगी और उसके बाद ये असेट खत्म हो जाएगी। तो मैं भी क्या करूंगा, उस असेट की कॉस्ट को एलोकेट कर दूंगा उसकी लाइफ के अकॉर्डिंग। यानी मैं ये बोलूंगा कि भैया मैंने 1 लाख रुपए खर्च किए और उस 1 लाख रुपए से मुझे 5 साल तक बेनिफिट मिलेगा, तो यानी मैं उस 1 लाख को 5 साल क्या कर दूंगा, एलोकेट कर दूंगा, और उस एलोकेशन को ही हम क्या नाम देते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। एलोकेट का मतलब क्या होगा सर वैसे? एलोकेट मतलब बांटना। भाई समझो, मैंने 1 लाख रुपए खर्च किए, अब मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि 1 लाख रुपए खर्च करके मैं 5 साल बेनिफिट कमाऊंगा,
तो बताओ 1 लाख Yes. को अगर मैं 5 सालों में बांटूं तो हर साल मुझे कितना कितना बांटना पड़ेगा हर साल, बताओ 20,000 रुपए। हर साल। इसी बंटवारे को हम कहते हैं एलोकेशन। ये जो हम क्या कर रहे हैं, हम असेट की कॉस्ट को उसकी ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ एलोकेट करने का काम करते हैं, इसी को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हम ये मान रहे हैं हम जैसे जैसे असेट को काम में लेते जाएंगे धीरे धीरे उसकी वैल्यू में क्या होती जाएगी, कमी होती जाएगी। कमी आती है। और इसीलिए उस कमी को ही हम यहां पर एक नाम देते हैं, क्या बोलेंगे उसे, डेप्रिसिएशन। तो आइए अगर अब मैं इसकी डेफिनेशन को लिखवाऊं तो लिखेंगे पॉइंट नंबर 4 डाल के लिखो, डेप्रिसिएशन मीन्स decrease in value of asset. Depreciation means decrease in value of asset due to use of asset, comma, passage of time, comma, due to obsolescence, due to obsolescence or due to normal wear and tear. Wear and देखिएगा मैंने एक डेफिनेशन लिखी है आपके लिए। डेप्रिसिएशन का मतलब है असेट की वैल्यू में होने वाली कमी। अब इस कमी के होने के कई रीजन होते हैं, समझना, इस कमी के होने के कई रीजन होते हैं। मान लीजिए मैं आपको ये बोलूं कि मैं एक असेट खरीद के लाया और मैंने उसे काम में लेना चालू कर दिया, तो जानते हो जैसे जैसे मैं उसे यूज करता जाऊंगा, क्या आप मानते हो वैसे वैसे वो असेट पुरानी होती जाएगी। और अगर पुरानी होती जाएगी तो इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। कम होती जाएगी। तो समझ रहे हो मेरी बात को। मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि आपकी असेट की वैल्यू में कमी आना। अब वो कमी कैसे आ सकती है, यूज करने से आ सकती है। आप समझ रहे हो, मैं उसे यूज करूंगा तो उसमें कमी आएगी। दूसरा, पैसेज ऑफ टाइम। जानते हो, मान लो मैंने एक कार खरीदी, कार को खरीद के मैंने उसे कभी चलाया ही नहीं, बस कार ली ताकि मेरा स्टेटस सिंबल दिखे, और मैंने एक BMW गाड़ी अपने घर के बाहर खड़ी कर दी, बिल्कुल नहीं चलाई, उसको लाया बाहर खड़ी की और उसको अच्छे से कवर करके रख दिया। क्या समय के बीतने के साथ साथ उसकी वैल्यू गिरेगी या नहीं गिरेगी, बताओ। वो तो गिरेगी। गिरेगी सर, तो आप मत शोरूम से लो, बाहर आते हैं 20 गिर जाती है आप सर। समझ रहे हो। एक तरफ तो मैं बोल रहा हूं उसे मैं खूब रगड़ू, खूब चलाऊं, यूज करूं तो वैल्यू गिरेगी। एक तरफ मैं बोल रहा हूं मैं यूज नहीं करूंगा, लेकिन टाइम जैसे जैसे बीतता जाएगा भले ही वो कार खड़ी रहे तो भी वैल्यू गिर जाएगी। बोलो होगा कि नहीं होगा ऐसा। यस सर, हो Yes, जाएगा। sir. यस सर। ड्यू टू ऑब्सिलेंस। ऑब्सिलेंस का मतलब होता है टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाना।
जैसे आपको पता है मोबाइल एक ऐसी चीज है जिसमें लगातार हर 1 महीने हर 2 महीने में न्यू टेक्नोलॉजी आ जाती है। जानते हो जैसे ही नई टेक्नोलॉजी आती है पुरानी टेक्नोलॉजी की वो जो मोबाइल फोन है उसकी वैल्यू गिर जाएगी। आपने कितना ही नया खरीदा हो, मान लो फॉर एग्जांपल आपने एक आईफोन खरीदा, इमीडिएटली आपने खरीदा, उसके 2 महीने बाद उसका एक नया वर्जन नए फीचर्स के साथ आ गया। क्या आपको लगता है आपने 2 महीने में पहले ही खरीदा था लेकिन फिर भी उसकी वर्थ आज गिर जाएगी, और वो भी बहुत ज्यादा गिर जाती है एकदम से। क्यों? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी पुरानी है और आज मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आ गई। तो ऑब्सोलेंस का मतलब होता है चेंज इन टेक्नोलॉजी, कि अगर हमने कोई असेट काम में ली और अचानक से उस असेट की टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया तो पुरानी टेक्नोलॉजी की जो असेट है पक्का पक्का उसकी वैल्यू एकदम से क्या होगा, गिर जाएगी। बोलो बात समझ आई? सर हाँ जी बोलो। सर कई बार ऐसा भी हो जाता है ना सर, वापस से ओल्ड जो आप जैसे बोल रहे हो कि मतलब पुरानी चीज की वैल्यू वो गिर जाती है सर। सर कई बार वापस भी तो आ जाती है ना सर। नहीं आती, मैं बात कर रहा हूं केवल फिक्स असेट्स की जो आपके बिजनेस में एज एन असेट यूज हो रही हैं। आप समझो, आप ऐसे मत समझो कि आप बोल रहे हो कि सर कोई एंटीक पीस पड़ा है मेरे पास उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो वो असेट थोड़ी है आपकी, वो आपके बिजनेस में थोड़ी यूज आ रही है। आप समझ रहे हो हम क्या चैप्टर पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं हमारे बिजनेस में वो रिसोर्स जो हमारे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में काम आ रहा है, सर्विसेज देने के काम आ रहा है, या एडमिनिस्ट्रेशन के काम आ रहा है। तो हम जैसे जैसे उसे काम में लेंगे उसकी वैल्यू गिरेगी, बढ़ेगी कैसे बताओ? हम केवल उन्हीं रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं जो हमारे बिजनेस में काम आ रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे पास एक बहुत पुरानी 100 साल पुरानी मूर्ति पड़ी है तो भैया उसकी तो वैल्यू ही खत्म हो गई, उसकी तो वैल्यू उल्टा करोड़ों में पहुंच जाएगी ना। बट क्या वो मेरी फिक्स एसेट है क्या? नो सर। नहीं, वो तो मेरे बिजनेस में थोड़ी पड़ी है, वो तो मेरे पास एक एंटीक पीस पड़ा है। आप समझो, मैं यहां पर जो डिस्कशन कर रहा हूं वो मेरा चैप्टर है वो चीज जो रेगुलर यूज आ रही है मेरे बिजनेस के। मैं उन असेट्स की बातें कर रहा हूं बस यहां पर, जो फिक्स्ड असेट है मेरे बिजनेस की। मुझे बाकी चीजों से यहां कोई लेना देना नहीं है। बोलो बात क्लियर हुई अब? तो यहां पर उनके वैल्यू के बढ़ने की बात नहीं कर रहे हैं। चलिए, ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, बेसिकली आप जानते हो वियर एंड टियर का जो बेसिक मतलब होता है वो होता है एक्सपेक्टेड डिक्लाइन ड्यू टू नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। देखो बेसिकली क्या होता है, मैं आपको एक बात बताता हूं। कोई भी असेट जो आप खरीद रहे हो, ठीक है, इंटेंशनली मानो चाहे अनइंटेंशनली मानो, उसकी वैल्यू अफेक्ट होगी ही होगी। उसे बोला जाता है वियर एंड टियर। यानी मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो मैंने एक बिल्डिंग ली और उस बिल्डिंग को मैंने किराए पर देना चालू किया। अब टेनेंट उसे यूज करेगा। अब वो डेली जब उसे यूज करेगा तो आप समझ रहे हो कहीं ना कहीं कुछ गिरावट उसमें आएगी। गिरावट का इन द सेंस कहीं से पेंट खराब होने लग जाएगा, कहीं से दीवारें टूट जाएंगी, वो कीले लगाएगा जगह जगह पर। आप समझ रहे हो? एक नॉर्मल वियर एंड टियर का मतलब होता है एक एक्सपेक्टेशन चला आ रहा है कि आप जैसे जैसे इन असेट को अपने बिजनेस में यूज लोगे इनकी वैल्यू में कमी आएगी, चाहे कोई स्पेसिफिक रीजन रहा हो चाहे कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं रहा हो। तो बेसिकली मैं एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन की बात कर रहा हूं कि डेप्रिसिएशन का बेसिक मतलब सिर्फ इतना सा ही होता है कि जब आपने कोई भी असेट ली तो उसकी वैल्यू में आने वाली कमी को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। दूसरी तरफ मैंने ऊपर एक और डेफिनेशन लिखी, कॉस्ट का एलोकेशन करना भी डेप्रिसिएशन है। तो बताइए क्या आपको ये फिक्स्ड असेट और डेप्रिसिएशन की केवल हम डेफिनेशन पर बात कर रहे हैं वो आप समझ आई? फिक्स्ड असेट का मतलब समझो, फिक्स्ड असेट का मतलब हर चीज से नहीं है। फिक्स्ड असेट का मतलब है वो जो मेरे बिजनेस में काम आ रही है,
जिनके द्वारा मैं अपने गुड्स का प्रोडक्शन कर रहा हूं, या मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, या मैं उसका यूज करके अपना एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा हूं। मैं बाकी किसी एसेट को नहीं ले रहा हूं, हीरे जवाहरात को नहीं ले रहा हूं, ठीक है, उनको मैं एसेट कहता हूं। फिर दूसरी बात इसने बोली, मुझे ये पता है कि एसेट की कॉस्ट का बेनिफिट आपको उसके ओवर द पीरियड मिलता है। तो हम जब किसी भी एसेट की कॉस्ट का एलोकेशन करते हैं ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, उस एलोकेशन को ही डेप्रिसिएशन बोला जाता है। और डेप्रिसिएशन की एक अकाउंटिंग डेफिनेशन दी गई कि डेप्रिसिएशन का मतलब है असेट की वैल्यू में आने वाली कमी, जो उसको यूज करने की वजह से आ सकती है, टाइम के बीतने की वजह से आ सकती है, टेक्नोलॉजी के चेंजेस होने की वजह से आ सकती है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। बताओ, क्या यहां तक की मेरी बात समझ आई? यस सर। तो मैं आगे बढ़ूं, चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं अपन। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, वियर एंड टियर का मतलब यही तो हो गया ना सर, कि मतलब ये ऐसा वियर होगा ही एंड टियर, होगा। बेसिकली जो वियर एंड टियर होता है ना, वो जनरली यूज और पैसेज ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। उसी को मिलाकर हम वियर एंड टियर बोलते हैं कि यूज करने या टाइम के निकलने के साथ साथ उसकी वैल्यू में जो गिरावट आती है, उसी को हम नॉर्मल वियर एंड टियर बोलते हैं। ओके सर। चलिएगा, some other terms, देखिएगा मैं कुछ और टर्म्स पर भी यहीं आपके साथ एक डिस्कशन करूंगा, बिल्कुल ध्यान से धीरे धीरे समझ। देखिएगा, एक टर्म होती है अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन, ठीक है। एक होती है डिप्लेशन, और तीसरी तो खैर हालांकि मैं डिस्कस कर ही चुका हूं, ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस, ठीक है। अब मेरी बात को सुनना, देखिए अमोर्टाइजेशन जो टर्म है ना, वो जनरली इंटेंजिबल असेट के लिए यूज होता है। इंटेंजिबल असेट सुना है क्या आपने कभी बचपन में नाम? यस सर, गुडविल। यस सर। गुडविल हो गई, ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, कॉपीराइट। हम कॉपीराइट्स। हाँ सुनना मेरी बात को, हम इनकी कॉस्ट को जब इनकी ओवर द लाइफ एलोकेशन करते हैं तो उसे डेप्रिसिएशन नहीं बोलते हम, उसकी जगह एक नई टर्म यूज ली जाती है जिसको हम बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। होता वही है, जस्ट लाइक अ डेप्रिसिएशन, बट एक्चुअली में इस टर्म को चेंज किया गया। तो इसमें लिखो अमोर्टाइजेशन के नीचे, whenever cost of intangible assets, ब्रैकेट में चाहो तो कुछ नाम लिख दो, जैसे गुडविल,
patents, trademark, etc. Whenever cost of intangible assets are written off या allocate over their estimated life. Whenever cost of intangible assets are written off oblique allocate over their estimated life, known as amortization. ठीक है, जब हम अपनी, देखिए क्या होता है, ये चीज आपको शायद 11th की ध्यान हो, हमारी जो फिक्स असेट होती है ना वो दो तरह की होती है, एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। हमारी जो फिक्स असेट होती है वो दो तरह की होती हैं, एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। हम जो डेप्रिसिएशन वर्ड यूज करते हैं वो केवल टेंजिबल असेट्स के लिए होता है, और जितनी भी इंटेंजिबल नेचर की असेट होती हैं उनकी कॉस्ट को भी हम राइट ऑफ करते हैं, हम उनकी कॉस्ट को भी एलोकेट करते हैं ओवर देयर एस्टिमेटेड लाइफ, बट उसे डेप्रिसिएशन न बोलकर हम क्या बोलते हैं, अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन में आते हैं कि इंटेंजिबल असेट्स के एलोकेशन की टर्म को क्या बोलते हैं, या अमोर्टाइजेशन किन के लिए यूज होता है, तो इसलिए आपको इन टर्म्स को जानना जरूरी है। क्लियर? अमोर्टाइजेशन एक तरह से इंटेंजिबल असेट का डेप्रिसिएशन करना। हाँ बिल्कुल, आप कह सकते हो, समझने के तौर पे मैं यही कह सकता हूं कि अमोर्टाइजेशन का मतलब होता है इंटेंजिबल की वैल्यू में कमी आना। ठीक है, वैल्यू में कमी आना, तो टेंजिबल की वैल्यू में जब कमी आती है तो उसे क्या बोला जाता है, डेप्रिसिएशन। और इनकी वैल्यू जब डिक्रीज हो रही है तो उसको हम बोलते हैं, उसको अमोर्टाइज करना। एक्चुअली में क्या होता है मैं आपको बताऊं, जैसे क्या होता है कि मान लो मैंने कोई पेटेंट लिया, अब मान लो वो पेटेंट मुझे 5 साल तक बेनिफिट देगा, समझना, तो मैंने उस पेटेंट के लिए 1 लाख रुपए खर्च किए, अब उस 1 लाख को मैं अपनी बुक्स में भी तो दिखाऊंगा, तो बुक्स में मैं ये मानूंगा कि इस 1 लाख को मैं अमोर्टाइज यानी राइट ऑफ करता चलूंगा अगले 5 सालों में एज एन एक्सपेंस, इसीलिए बस उसे मैं टर्म दे रहा हूं अमोर्टाइजेशन। ठीक है, आइए। यस सर। लेकिन सर इसका वैसे नाम पूरा वैसे ही आता था ना इसमें, तो डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन के नाम से। किसमें? सबसे पहले जो क्लासें होती थी सर उनमें। हाँ, तो डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन दोनों ही फिक्स असेट पर लगते हैं ना, बट टर्म अलग अलग यूज होती है। जब मैं टेंजिबल असेट पर बात करूंगा तो डेप्रिसिएशन बोलूंगा, और जब इंटेंजिबल की बात करूंगा तो अमोर्टाइजेशन बोलूंगा मैं उसे। ठीक है, ठीक है। डिप्लेशन, दिस टर्म इज सर एमोर्टाइजेशन में तो अलोकेशन लगेगा ना? एलोकेशन दोनों का ही होता है, डेप्रिसिएशन में भी एलोकेशन वर्ड आता है। लेकिन सर मेनली इसमें तो अलोकेशन ही लगता है ना, इसमें डेप्रिसिएशन नहीं लग सकता ना? हाँ, डेप्रिसिएशन नहीं लगता, एलोकेशन ही होता है, इसीलिए उसको एलोकेशन या राइट ऑफ करना बोलते हैं अपन। ओके सर। राइट ऑफ करना भी इसीलिए बोलते हैं अपन। दिस टर्म इज यूज्ड only for assets of vesting nature, vesting nature,
सर ये इसका मतलब क्या हुआ? असेट ऑफ वेस्टिंग नेचर का मतलब होता है जैसे जैसे आप उस असेट को लेते जाओगे यूज में, वैसे वैसे वो खाली होती जाएगी। खाली खाली समझ रहे? डिप्लेशन मतलब उसका, या मैं इसको ऐसे और भी कह सकता हूं, आप ये भी लिख सकते हो, वेस्टिंग नेचर एंड, दूसरा उसमें कमी आती जाएगी। बिल्कुल, जनरली यूज्ड फॉर माइंस ऑयल फील्ड्स इनके लिए ये एसेट काम, इनमें हम ना तो डेप्रिसिएशन वर्ड यूज करते हैं ना हम अमोर्टाइजेशन यूज करते हैं। देखो क्या होता है, जस्ट नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, बिल्कुल। यानी ये वो असेट हैं जो हम जैसे जैसे इसको काम में लेते जाएंगे ये क्या होती जाएंगी, खत्म होती जाएंगी। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, एक पर्टिकुलर आउटपुट आने के बाद ये असेट बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। और जनरली इनके लिए जो हमारे ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, माइंस हो गई, ठीक है, हमारे ऑयल फील्ड्स हो गए, तो इनके लिए ये टर्म यूज ली जाती है जिसे हम बोलते हैं डिप्लेशन मेथड ऑफ अकाउंटिंग। बात यहां पर भी वही है, एक बहुत सिंपल सी बात है, मैंने एक माइन खरीदी एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करके, अब मैं उस माइंस में से, मान लो मैंने कोल माइन खरीदी है, मैं धीरे धीरे उसमें से कोल एक्सट्रैक्ट करता रहूंगा, कोयला निकालूंगा। अब आप पता है कि अनलिमिटेड कोयला निकालता रहूंगा क्या वहां से? नहीं सर, एक कोयला टाइम पे सर एक टाइम पीरियड बाद। बिल्कुल धीरे धीरे कुछ सालों में वो माइन खाली हो जाएगी और वो कोयला खत्म हो जाएगा। तो जैसे मान लो मैंने वो माइन 10 सालों के लिए ली, यानी मैं 10 सालों तक उस माइन से बेनिफिट लूंगा, वहां से मैं कोयला एक्सट्रैक्ट करूंगा। तो जब मैं ऐसे नेचुरल रिसोर्सेस, यानी जो माइंस या ऑयल फील्ड्स होती हैं, जो वेस्टिंग नेचर ऑफ असेट होती हैं, इनके लिए जब मैं टर्म यूज करूंगा तो उसे डेप्रिसिएशन के बजाय डिप्लेशन मेथड ऑफ अकाउंटिंग बोला जाता है। तो बात को समझना, डेप्रिसिएशन टेंजिबल असेट के लिए बोलूंगा, अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल के लिए बोलूंगा, और जो नेचुरल रिसोर्सेज या माइंस वगैरह हैं उनके लिए क्या मेथड काम में लोगे, उनके लिए टर्म होता है डिप्लेशन। बोलो क्लियर? यस सर। और यस सर। तो हालांकि मैं आपको समझा ही चुका हूं, फिर भी मैं एक बार यहां पर भी इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। मीन्स loss of usefulness due to technological changes। लीजिएगा, ऑब्सिलेंस का मतलब है कमी आ जाना, नुकसान हो जाना, किसमें? उसकी यूजफुलनेस में, यानी उसका जो अपन बोलते हैं ना यूजफुल है, यानी अपन बोले कि उसकी उपयुक्तता है हमारे लिए, उस उपयुक्तता या यूजफुलनेस में कमी आ जाएगी। वो कमी आनी चाहिए टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से, यानी उसी तरह की असेट में कोई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो गई। अब अगर नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो गई तो पुरानी टेक्नोलॉजी की यूजफुलनेस खत्म हो जाएगी, अब वो मेरे लिए उपयोगी नहीं रहेगी वो असेट। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑब्सिलेंस बोलते हैं। या मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ जाना या मार्केट डिमांड में चेंज आ जाना। कोई नई चीज नहीं आई लेकिन अचानक से मार्केट डिमांड खत्म हो गई, अचानक से उस प्रोडक्ट की जो मार्केट डिमांड थी उसमें बहुत बड़ा चेंज आ गया, डिमांड एकदम से गिर गई, बेकार हो गई वो चीज। या कोई प्रोडक्शन मेथड में इंप्रूवमेंट आ गया,
यानी उस असेट के बजाय अब दूसरा प्रोडक्शन मेथड आ गया जिसमें कुछ और नई टेक्नोलॉजी आ गई। तो केवल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ही नहीं, मार्केट की डिमांड की वजह से भी फर्क पड़ता है। बट हाँ, इसका जो सबसे मेन होता है ऑब्सोलेंस का मीनिंग, वो होता है उस असेट का आउटडेटेड हो जाना, यूजफुलनेस खत्म हो जाना। ठीक है, इसको हम बोलते हैं आउटडेटेड हो जाना। सर ये अचानक से बिल्कुल ही मतलब हो जाती है यूजफुलनेस का। क्या बोल रहे हो? सर आप बोलो ना, जैसे बिल्कुल ही वो हो जाती है ना अचानक से। बिल्कुल नहीं बोला, बहुत बड़ा डिमांड में चेंज आ गया, खरीदते नहीं है लोग आवाज ही बाहर। नहीं आ रही सर, आवाज ही नहीं आ रही। मैं ये बोल रहा हूं आउटडेटेड का मतलब होता है पूरी तरह खत्म क्या नहीं। बोले सर आपने, वो पता ही नहीं। अरे मैं सुनो सुनो, वापस बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं पूरी तरह खत्म नहीं होती है, आउटडेटेड हो गई, लोग काम में लेना बंद कर देंगे। ऐसा थोड़ी है कि जैसे मान लो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं एक बहुत छोटा सा बेसिक सा। आपने अगर आरटीओ ऑफिस गए हो आप कभी? झालाना में जो आरटीओ सर ऑफिस, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। मैं ये बोल रहा हूं आरटीओ ऑफिस गए हो क्या? हाँ सर। यस